आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में संपत्ति कर बढ़ोतरी पर हंगामा, जेब पर बढ़ा बोझ या विकास की कीमत, नगर निगम ने विकास कार्यों का दिया तर्क। जिले में महतारी वंदन योजना का ई-केवाईसी तेज, 2,41,000 हितग्राहियों का होगा सत्यापन, अब तक 80,000 का ई-केवाईसी पूरा। आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता, प्रशासन ने स्वीकृत की अनुग्रह राशि, राजनांदगांव को मिली 9 करोड़ 78 लाख की सौगात। प्रगणकों का विशेष फील्ड प्रशिक्षण, कलेक्टर ने किया प्रशिक्षण का निरीक्षण, जनगणना 2027 की तैयारी। गंजपारा स्कूल का महापौर ने किया निरीक्षण, बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा देने पर जोर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बताया नगर निगम की प्राथमिकता। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में आस्था, परंपरा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस दिन को विवाह के शुभ मुहूर्तों की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। जैसे जैसे 20 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे शहर के बाजारों में पारंपरिक रंग और रौनक भी और गहरी होती जा रही है। इस बार अक्षय तृतीया को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानों पर सजे रंग बिरंगे गुड्डा गुड़िया बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं, तो वहीं महिलाएं पारंपरिक सजावट और पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटी नजर आ रही है। बाजार में सिर्फ गुड्डा गुड़िया ही नहीं, बल्कि आकर्षक मंडप, पूजा सामग्री और सजावटी सामानों की भरमार है। अक्षय तृतीया का यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय रहता है, इसलिए विवाह, खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत के लिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। 19 या 20 तारीख को अक्ति का त्योहार मनाते हैं, जिसमें कि ना गुड्डा गुड्डी का शादी कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें क्या है, बच्चे लोग ना गुड़िया और गुड्डे रखते हैं। इसमें बर ब्याह कराते हैं, उसका फिर माटी डटेला, बहुत मजा आता है। चावल वगैरह टिकते हैं, बहुत हम लोग भी रखते हैं, बचपन से अभी तक करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हर घर पारा मोहल्ले, हर बस्ती में ये त्योहार मनाया जाता है और बच्चे लोग के बड़े लोग भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। ये एकदम खुशी का माहौल है। राजनांदगांव के स्थानीय कमला कॉलेज क्षेत्र में फुटकर व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हाल ही में एक अहम बैठक देखने को मिली। इस मौके पर भाजयुमो प्रदेश मंत्री मोनू बहादुर सिंह के साथ व्यापारी प्रतिनिधि महापौर मधुसूदन यादव से मिले और अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। बैठक के दौरान माहौल संवादात्मक रहा। महापौर ने सभी व्यापारियों की बात को गंभीरता से सुना और केवल आश्वासन तक सीमित न रहते हुए स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने व्यापारियों को साफ सफाई बनाए रखने, दुकानों के आसपास कचरा न फैलाने और अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने की सलाह दी। व्यापारियों ने भी प्रशासनिक पहल का स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि वे भविष्य में स्वच्छता को लेकर अधिक जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी अन्य समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जाएगा। राजनांदगांव के भदौरिया चौक स्थित एक कॉम्प्लेक्स में सीढ़ियों के पास हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों के ऐसे स्थान पर भगवान की तस्वीरें लगाई गई है जहां लोगों का लगातार आना जाना रहता है। इसको लेकर कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं के आहत होने की आशंका जताई है। इसी मुद्दे को लेकर हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि धार्मिक प्रतीकों को ऐसे स्थान पर लगाना उचित नहीं है जहाँ उनकी पवित्रता प्रभावित होने की संभावना हो। कार्यकर्ताओं ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने थाना बसंतपुर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोगों को सूचना मिली थी कि भदौरिया चौक स्थित ऋषभ टावर में किसी ने सारी सीढ़ियों पे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को लगा दिया और वो जो तस्वीरें लगी थी वो तस्वीरें नीचे नीचे जमीन पे लगी थी और उन जगहों पे लगी थी जहां लोग अक्सर मुड़ते समय थूकते हैं या हाथ रखते हैं, जहाँ पे चप्पल जूते खोले जाते हैं, ऐसी जगहों पे वो तस्वीरें लगी हुई थी। जिसको जानकारी मिलने के बाद
संगठन के द्वारा उसे संज्ञान पे लिया गया। वहाँ पे ऋषभ टावर में जाके भी उसका कंफर्मेशन किया गया और उसके बाद आज बसंतपुर थाना में आके उसकी कार्रवाई के लिए हमने उसमें आवेदन भी दिए। जानकारी मिली कि भदौरिया चौक स्थित ऋषभ टावर में सीढ़ियों पे गंदे जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की चित्र को लगा दिया गया था, जिसको जानकारी मिली विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हिंदू धर्म के बंधुजन वहां उपस्थित हुए और इसका विरोध करते हुए बसंतपुर थाना पहुंचे। एफआईआर कराने के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है। मामले की जांच चल रही है और जल्द से जल्द इस पर एफआईआर किया जाएगा। थाना चोरिया पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मूलचंद सिन्हा उर्फ रवि है। आपको बता दें कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि छुरिया बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति कम कीमत पर मोटरसाइकिल बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिये के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने उसने अपना नाम मूलचंद सिन्हा बताया। आरोपी की निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव में एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही है। देर शाम अचानक किए गए निरीक्षण में ऐसा नजारा सामने आया जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष टिकेश साहू जब अस्पताल पहुंचे तो वहां मरीज तो मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ड्यूटी पर एक भी डॉक्टर नहीं मिला। इस लापरवाही को देखकर उन्होंने मौके पर ही नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को फोन कर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सीएमएचओ, एसडीएम और बीएमओ को तुरंत स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि सीधे सीधे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। टिकेश साहू ने साफ चेतावनी दी कि अगर व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो मामले को उच्च स्तर तक ले जाया जाएगा और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग होगी। आज हम लोग डोंगरगांव हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ ये स्थिति है कि यहाँ अभी एक भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अभी पेशेंट जो जितना भी है वहाँ पास गए थे, वहाँ एक कूलर का सुविधा नहीं है। सीएमएचओ को फ़ोन करने पर आनन फानन में एक आपातकालीन डॉक्टर को भेजा। उसके बाद जाकर देखा इतना गर्मी में कूलर की व्यवस्था, न डॉक्टर की सुविधा, मरीज तड़प रहे हैं। ये स्थिति यहाँ के डोंगरगांव हॉस्पिटल की है। और एसडीएम साहब को भी 2 बार 3 बार कॉल करने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर यहाँ का प्रभारी को फ़ोन किया तो प्रभारी साफ कहना मेरे को ज़बरदस्ती में प्रभार दे दिया गया है। तो ये स्थिति है। यहाँ का शासन प्रशासन भी हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बुरा स्थिति है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में आयोजित जनगणना प्रशिक्षण शिविर अव्यवस्थाओं के कारण विवादों में घिर गया है। दरअसल 2027 की जनगणना के पहले चरण के तहत 15 से 17 अप्रैल तक केंद्रीय विद्यालय में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, लेकिन इस दौरान प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। भीषण गर्मी में प्रशिक्षण लेने पहुंचे कर्मचारियों को न सिर्फ भोजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा बल्कि उन्हें प्लास्टिक की बाल्टियों में खाना परोसा गया। प्लेट जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं तक नहीं होने से कर्मियों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार निदेशालय की ओर से प्रत्येक प्रशिक्षु के भोजन और जलपान के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति की राशि स्वीकृत है। इसके बावजूद इस तरह की व्यवस्था ने पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। प्रशिक्षण में शामिल कर्मियों ने इस व्यवहार को अपने आत्मसम्मान के खिलाफ बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। छुईखदान पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड मोहम्मद जाहिर को हरियाणा के नूह जिले से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी पुराने सिक्कों और नोटों के बदले बड़ी रकम दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। मामला ग्राम पद्मावतीपुर निवासी नेताराम देवांगन की शिकायत से सामने आया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे व्हाट्सएप पर 5 रुपए के पुराने नोट के बदले 37,94,000 देने का लालच दिया गया। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस, कस्टम चार्ज और अन्य वाहनों के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी इस पूरे नेटवर्क को 20 बैंक खातों और 30 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड के जरिए संचालित कर रहा था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 9 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड और नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का हिस्सा है और मामले की आगे भी जांच जारी है। प्रार्थी नेताराम देवांगन जो कि पद्मावतीपुर के निवासी हैं, थाना छुईखदान क्षेत्र में आता है, उनके द्वारा थाने में आके सूचना दी गई थी कि
इनके द्वारा व्हाट्सएप के और कॉल के माध्यम से अनजान व्यक्ति द्वारा कॉल किया गया था और मैसेज किया गया था कि यदि आप 5 रुपये की पुरानी नोट हमको भेजोगे तब हम आपको 37 लगभग 38 लाख रुपए आपको इनाम के रूप में देंगे। तो ये फ्रॉड करने वालों के झांसे में आ गए और इनके द्वारा अलग अलग लगभग 20 खातों में कुल रकम जो है 11,70,000 रुपये फ्रॉड करने वालों को भेजा गया है। जब इनको ज्ञात हुआ कि इनका फ्रॉड हो गया है, इनके द्वारा थाने में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हमारे द्वारा थाने में अपराध क्रमांक 122/26 अंडर सेक्शन 318(4) जो कि धोखाधड़ी की धारा है और 336, 338, 340 जो कि फोर्जरी की धाराएं हैं, प्लस 66D IT एक्ट की धारा तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन तलाश के तहत केसीजी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक कुल 29 गुमशुदा व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को मिलाया गया है। पुलिस के अनुसार इनमें 8 नाबालिग बालक बालिकाओं को ऑपरेशन मुस्कान के तहत और 21 गुमशुदा व्यक्तियों को ऑपरेशन तलाश के माध्यम से खोजा गया है। इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने छत्तीसगढ़ के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुंचकर गुमशुदा लोगों की तलाश की। लंबे समय बाद अपनों से मिलकर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। घरों में उत्सव जैसा माहौल देखा गया और लोगों के चेहरों पर राहत और मुस्कान की लौट आई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान अप्रैल माह तक लगातार जारी रहेगा और गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार पूरे अप्रैल माह में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जो कि नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए अभियान है। इसके साथ ही ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है, जो कि पुरुष और महिला जो गुम हुए हैं उनकी दस्तयाबी के लिए अभियान है। तो इस पूरे अभियान को संविधान साल का लेते हुए और हमारे द्वारा पूरी टीम बना करके अब तक 8 नाबालिग बालिकाओं की दस्तयाबी की गई है, जिनकी दस्तयाबी हमारे द्वारा टीम जो है अलग अलग राज्यों में भेजा गया था, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, MP, साथ ही हमारे राज्य के अन्य जिलों में टीम को भेजा गया था और सकुशल जो है 8 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है। गांव की पगडंडियों से लेकर विकास की हाईवे तक मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में एक नई शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत वर्चुअल भूमि पूजन कार्यक्रम ने न सिर्फ सड़कों की नींव रखी बल्कि ग्रामीणों के सपनों को भी नई दिशा दी। जशपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े इस वर्चुअल आयोजन में प्रदेश के मुखिया ने जिले की कई महत्वपूर्ण सड़कों का भूमि पूजन किया। ये सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि गांवों को शहरों से जोड़ने वाली जीवन रेखा साबित होंगी। इन सड़कों के बनने से जहां अब तक धूल भरे रास्तों और मुश्किल सफर का सामना कर रहे ग्रामीणों को राहत मिलेगी, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी तेजी से गाँव तक पहुँच पाएंगे। स्थानीय लोगों के लिए यह पहल किसी सौगात से कम नहीं है। अब गाँवों की पहचान सिर्फ दूर दराज इलाकों के रूप में नहीं बल्कि विकास की नई कहानी लिखने वाले क्षेत्रों के रूप में होगी। थाना बसंतपुर और साइबर सेल राजनांदगांव की संयुक्त टीम ने एक बड़े ऑनलाइन IPL सट्टा रैकेट का खुलासा करते हुए फरार चल रहे मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला मोहारा नाला क्षेत्र में संचालित एक हाईटेक ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़ा है, जिसका पूर्व में खुलासा किया जा चुका है। इस मामले में पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब इस रैकेट के मुख्य संचालक और फरार आरोपी सादिक खान को तकनीकी इनपुट के आधार पर नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर आरोप है कि वह साई ऐप के जरिए सट्टा ID और पासवर्ड उपलब्ध कराता था और इसके बदले 5,000 से 10,000 रुपए तक वसूलता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि सादिक खान पिछले लगभग 2 वर्षों से इस ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क को संचालित करने में सक्रिय था। पूछताछ के दौरान उसके मोबाइल से जुड़े अहम डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव है। जिला राजनांदगांव में जब से IPL का सीजन शुरू हुआ है, लगातार IPL सट्टा के खिलाफ आदरणीय SP मैडम के जो दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन और जो नेतृत्व है उसमें कार्रवाई की जा रही है। इसी में एक महत्वपूर्ण सफलता क्राइम ब्रांच और बसंतपुर पुलिस की जो ज्वाइंट टीम है उसको मिली है। आज से लगभग 10 दिन पहले आयुष मेश्राम के द्वारा जो IPL का सट्टा खिलाया जा रहा था, जिसको उसके साथियों के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। इसी क्रम में पूछताछ पर ही पता चला था कि इनके द्वारा जो साई सट्टा ऐप है वो महाराष्ट्र के नागपुर निवासी सादिक खान से लिया गया है, जिसके बाद प्रकरण में उसको आरोपी बनाया गया था। चूँकि सादिक खान एक सातिर आरोपी के रूप में कार्य कर रहा था इसमें और नागपुर में स्थित था, इसलिए लगातार इसका लोकेशन लिया जा रहा था।
राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आपदा में जान गंवाने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। वहीं दूसरी ओर जिले में बड़े स्तर पर विकास कार्यों की सौगात भी दी गई है, जिससे ग्रामीण अंचलों में नई रफ्तार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिले में अलग अलग प्राकृतिक और आकस्मिक घटनाओं में 7 लोगों की असामयिक मृत्यु पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने RBC 64 के प्रावधानों के तहत कुल 28 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की है। वहीं जिले में विकास की एक नई तस्वीर भी सामने आई है, जहां एक साथ 154 विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 154 विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। करीब 9 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों से 59 ग्राम पंचायतों में सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसे एक ही स्थान से नहीं बल्कि 15 अलग अलग जगहों को डिजिटल माध्यम से जोड़कर संपन्न किया गया, जो डिजिटल इंडिया की झलक पेश करता है। इस अवसर पर महिलाओं की भागीदारी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उल्लेख किया गया, जिससे ग्रामीण विकास के साथ सामाजिक सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दिए जाने का संदेश मिला। जी, कल हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, राजनांदगांव विधानसभा पर 154 जगहों पर विकास कार्यों का भूमि लोकार्पण हुआ, भूमि पूजन हुआ। और ये दिखाता है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी राजनांदगांव के विकास के लिए कितनी उनकी इच्छा शक्ति है। उन्होंने कहा भी है कि प्रदेश में या राजनांदगांव में विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए वो जनता के लाडले बने हुए हैं। जनता के हर सुख दुख में वो शामिल रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा के लिए डॉक्टर साहब ने कल 154 स्थानों विकास कार्य के लिए भूमि पूजन किया, वर्चुअल भूमि पूजन किया। और जिस प्रकार पंचायत क्षेत्रों में काम की कमी था, काम हो नहीं पा रहे थे, परंतु प्रदेश की सरकार संवेदनशील व्यक्ति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने ग्रामीण अंचल के आधारभूत सुविधा के लिए विकास काम के भूमि पूजन किया, सचमुच में इससे पंचायत क्षेत्रों में सड़क, नाली, पुल, पुलिया, पचरीकरण, महिला घाट, ऐसे अनेक सामुदायिक भवन, 154 विकास कार्यों के लिए 9 करोड़ 78 लाख रुपए का भूमि पूजन डॉक्टर साहब ने किया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। आगामी परशुराम जयंती के अवसर पर सामाजिक सरोकार की एक प्रेरणादायक पहल शहर में देखने को मिली। आपको बता दें कि मठपारा स्थित परशुराम भवन में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस शिविर में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रही, जिन्होंने मरीजों को निःशुल्क परामर्श एवं उपचार प्रदान किया। कार्यक्रम की एक खास पहल के रूप में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें युवाओं और समाज के जागरूक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। इस दौरान रक्तदाताओं ने के उत्साहवर्धन के लिए आयोजन समिति की ओर से उन्हें हेलमेट भेंट किए गए। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को प्रेरित करना रहा। आज श्री मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज और महिला मंडल की तरफ से एक बृहद विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क डेंटल चेकअप शिविर और निःशुल्क ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया है, जो समाज की सभी वर्ग के लिए है। और इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चों सभी का चेकअप यहाँ किया जा रहा है। और हमारे राजनांदगांव के जो भी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, लीवर और गैस्ट्रो सर्जन हैं, MD मेडिसिन चिन्मय डाकलिया जी हैं, रोमिल जैन जी हैं, निखर जैन जी हैं, यूरोलॉजिस्ट, स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उत्सवी जैन जी, और ENT स्पेशलिस्ट मिथिलेश शर्मा जी हैं, और एक स्पीच थेरेपी वाली मैडम भी हैं श्वेता श्रुति जी, जो रिहैब बच्चों पे कार्य कर रही हैं। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन परशुराम जयंती के उत्सव के उसमें रखा गया है और लोगों को इसका फायदा हो
और रक्तदान शिविर भी रखा गया है ताकि रक्त किसी को जरूरत पड़ती है समय पे रक्त मिले ना मिले तो समाज का यह प्रयास है कि समाज के लोग और अदर लोग भी समाज के जो हैं वो रक्तदान दे जिससे लोगों के जीवन के उपयोगी काम आ सके रक्त। शहर के गंजपारा स्थित शासकीय अंग्रेजी माध्यम प्राइमरी स्कूल का महापौर मधुसूदन यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं भौतिक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और आवश्यक सुधारों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर ने क्लासरूम, किचन एवं लैब का अवलोकन किया, साथ ही बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। महापौर यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश भी दिए। इसके साथ ही महापौर ने गंजपारा स्कूल के पास प्रस्तावित आंगनबाड़ी भवन के लिए स्थल निरीक्षण भी किया और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अन्य प्रस्तावित कार्यों के लिए शीघ्र एस्टीमेट तैयार करने को कहा ताकि विकास कार्यों को जल्द शुरू किया जा सके। छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनावों की गूंज एक बार फिर तेज हो गई है। राजनांदगांव समेत प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों में छात्र राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है, जहां छात्र खुलकर चुनाव बहाली की मांग को लेकर मैदान में उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतंत्र की शुरुआती पाठशाला है, जहां से नेतृत्व, अधिकार और आवाज को दिशा मिलती है। चुनाव न होने से छात्र हितों की सुनवाई कमजोर पड़ गई है और कई गंभीर मुद्दे अब तक अनसुने पड़े हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज NSUI के बैनर तले छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे मजबूती से रखी। छात्रों ने साफ कहा कि प्रदेश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल किए जाए और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं तय समय सीमा में पूरा किया जाए। छात्र प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हम हमारे राजनांदगांव के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, जिस पर क्योंकि पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव 2016 से बंद है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ही पूरे प्रदेश में NSUI की लगातार छात्र संघ चुनाव में जीत होती थी, जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद करा दिया था। और लगातार जो छात्रों को सुविधाएं हो रही है पूरे प्रदेश में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जो सुविधाएं हो रही है उसको मांग को लेकर छात्र संघ चुनाव कराने के लिए NSUI निरंतर तत्पर है। NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के आदेशानुसार आज राजनांदगांव NSUI ने राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्पीकर विधानसभा को एक मांग पत्र सौंपा है। हमने मांग की है कि लगातार 10 वर्ष होने के बावजूद भी आज छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराया जाना चाहिए, जिससे छात्रों में लीडरशिप पैदा होती है। छात्र अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह हम छात्र संघ चुनाव करते हैं और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। इस विषय पर लेकर आज हमने राजनांदगांव NSUI ने मांग पत्र सौंपा है। NSUI के अध्यक्ष जी अपने साथियों के साथ आए थे। जो महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव 2016 से नहीं हो रहे हैं, उसके संबंध में उन्होंने शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु और निवेदन किया है और उनकी भावनाओं को हम यथा स्थान बिल्कुल पहुंचाएंगे। भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की नंबरिंग और प्रगणकों के प्रशिक्षण का काम चल रहा है। इसी के तहत अप्रैल माह के अंत तक ऑनलाइन जनगणना पोर्टल पर जानकारी भरनी है। इसी कड़ी में नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी नगर निगम सभागृह में एकत्र हुए और अपने मोबाइल से ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। इस दौरान उन्होंने मोबाइल नंबर दर्ज कर वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से पहचान सत्यापित की और परिवार, आवास, पेयजल जैसी जानकारी भरकर डिजिटल संदर्भ संख्या प्राप्त की। निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि जनगणना में एकत्र डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग केवल सांख्यिकी विश्लेषण और विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने परिवार और परिचितों को भी ऑनलाइन जानकारी भरने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही आयुक्त ने आई गॉट कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि सभी कर्मचारियों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। जिले में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का ऑनलाइन eKYC सत्यापन कार्य तेजी से जारी है। शासन के निर्देशानुसार प्रतिदिन बड़ी संख्या में हितग्राहियों का सत्यापन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में कुल लगभग 2,41,000 हितग्राहियों का eKYC सत्यापन किया जाना है।
जानकारी के मुताबिक अब तक 80,000 से अधिक हितग्राहियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि शेष लगभग 1,60,000 हितग्राहियों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी सत्यापन की अंतिम तिथि पहले 30 जून 2026 तय थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जुलाई 2026 कर दिया गया है, ताकि सभी पात्र हितग्राही आसानी से अपना सत्यापन करा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान भी पात्र हितग्राहियों के खातों में योजना की राशि का भुगतान पूर्ववत जारी रहेगा। राजनांदगांव में व्यापारियों के लिए प्रस्तावित थोक मार्केट निर्माण को लेकर महापौर मधुसूदन यादव ने निगम अधिकारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं व्यापारियों के साथ नंदई फ्लाईओवर के पास संभावित स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने थोक मार्केट निर्माण की योजना और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर व्यापारियों से विस्तृत चर्चा की। महापौर ने बताया कि इस परियोजना पर लंबे समय से कार्यवाही चल रही है। हालांकि स्थल और पहुंच मार्ग में निजी भूमि आने के कारण कुछ अड़चनें थी, जिन्हें संबंधित भूस्वामियों से बातचीत कर दूर करने का प्रयास किया गया है। जानकारी के अनुसार भूस्वामियों ने योजना क्षेत्र में सममूल्य के आधार पर दुकान या भूखंड देने पर सहमति दी है, जिससे थोक मार्केट निर्माण की प्रक्रिया अब आगे बढ़ने की संभावना है। व्यापारियों ने कहा कि प्रस्तावित स्थल बाईपास रोड पर होने के कारण ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी और भारी वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग की सुविधा भी बेहतर रहेगी। महापौर ने आश्वस्त किया कि कार्यालयीन प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद व्यापारियों के साथ बैठकर विस्तृत कार्य योजना साझा की जाएगी। आगामी 1 मई से प्रारंभ होने वाली जनगणना 2027 के प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन को लेकर राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर के सागरपारा क्षेत्र में आयोजित फील्ड प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रशिक्षण की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए प्रगणकों को घर घर जाकर सटीक एवं सही जानकारी संकलित करने का पूर्ण अभ्यास कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जनगणना देश के विकास की योजनाओं की आधारशिला है। सभी नागरिक आगामी प्रक्रिया में सहयोग करते हुए प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही इच्छुक नागरिक आगामी 15 दिनों के भीतर स्वगणना की प्रक्रिया का भी उपयोग कर सकते हैं। जिले में मिलावटी और गलत लेबल वाले खाद्य उत्पादों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में पान मसाला निर्माण से जुड़े एक मामले में सुर्खियां बटोरी है, जहां जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद 1,25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम ने ग्राम जोरा तराई स्थित एक निर्माण इकाई पर छापा मारकर कई खाद्य और पान मसाला सामग्री के नमूने लिए थे। जांच में पाया गया कि खुले और पैकेट उत्पादों में मानक की अनदेखी की गई थी और कई पदार्थ मिथ्या छाप पाए गए। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में कत्था पाउडर से लेकर सुपारी, पान मसाला और फ्लेवरिंग एसेंस तक कई संदिग्ध सामग्री जांच के दायरे में आई थी। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि मिलावटखोरी और गलत ब्रांडिंग के मामलों में अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। शहर में बारिश के पहले बड़े नाले और नालियों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि महापौर मधुसूदन यादव और निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर मार्च महीने से यह सफाई अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम की स्वास्थ्य टीम रोजाना जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से नालों की सफाई कर रही है। महापौर और आयुक्त खुद भी समय समय पर सफाई कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु में बीमारियों से बचाव के लिए फंगिंग, जल शुद्धिकरण और कचरा प्रबंधन के काम भी बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। तालाबों में चूना और ब्लीचिंग पाउडर डालकर पानी साफ रखने को कहा गया है। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में की गई बढ़ोतरी अब सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं रह गया है, बल्कि शहर की गलियों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा और असंतोष का बड़ा मुद्दा बन गया है। टैक्स बढ़ने के बाद आम लोगों की जेब पर सीधा असर दिखने लगा है, जिससे मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों में बेचैनी बढ़ गई है। शहर के कई वार्डों में लोग इसे विकास का नाम लेकर बढ़ाया गया बोझ बता रहे हैं। किराना दुकानदारों से लेकर छोटे मकान मालिक तक का कहना है कि पहले ही महंगाई ने बजट बिगाड़ रखा था, अब संपत्ति कर में बढ़ोतरी ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। वहीं इस फैसले पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि बिना पर्याप्त जनसुनवाई और पारदर्शी चर्चा के टैक्स बढ़ा दिया गया,
जिससे लोगों में नाराजगी स्वाभाविक है। विपक्ष इसे जनभावनाओं की अनदेखी बता रहा है। दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन का दावा है कि शहर में विकास कार्यों, सड़क सुधार, सफाई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए यह कदम जरूरी था। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि आम नागरिकों के लिए यह फैसला अभी राहत से ज्यादा परेशानी लेकर आया है। कई लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर जल्द ही कोई राहत नहीं दी गई तो वे सामूहिक रूप से विरोध या आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से इस महंगाई के ज़माने में संपत्ति कर बढ़ा गया है, निश्चित ही काफ़ी निंदनीय है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आम नागरिकों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे ताकि जो टैक्स बढ़ा गया है उससे फिर से महापालिका द्वारा वापस किया जाए। बढ़े हुए टैक्स पर जब बात रखी गई थी तब किसी प्रकार का विपक्ष के द्वारा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया है। ये कहना गलत है कि विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन नहीं किया। विपक्ष ने इसका विरोध किया है, बहुमत के आधार पर उन्होंने पास किया है। विपक्ष ने विरोध किया था। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। आज महंगाई का जमाना है, लोग कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं उसे वही जानते हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण के नींद में सोते हुए मनमानी तरीके से इस प्रकार का टैक्स बढ़ा गया है, इससे आम जनता को जीना दुर्भर हो चुका है। जी, इसकी जानकारी में कल ही मेयर साहब सब बैठे हुए थे। इस विषय पे हमको जानकारी आज शहर के और वरिष्ठों द्वारा सूचना मिली कि टैक्स बढ़ गया करके। इस विषय पे परसों अपन बैठे हुए थे रात तक, उसको पुनः विचार के लिए एक बार रखा गया है। हाँ, ये जब से भाजपा सरकार आई है तब से सिर्फ करों में वृद्धि कर रही है और करों में वृद्धि करके जनता को सिर्फ लूटने का काम कर रही है। जब से सरकार आई है तब से कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, कभी इसका टैक्स, कभी उसका टैक्स करके सिर्फ जनता को लूट रही है। ये सरकार एकदम विफल सरकार है और मधुमक्खी की तरह, डंक मारने की तरह मधु टैक्स लिया जा रहा है निगम के द्वारा। यहाँ लोगों की आय कम हो रही है और दिन ब दिन टैक्स की बढ़ोतरी हो रही है। ये निंदनीय है। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो दूर दराज से आए लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। लोक सेवा केंद्र और आधार कार्ड से जुड़े कामों के दफ्तर बंद पाए जाते हैं और बाहर खड़े लोग अपने जरूरी कागजों को हाथ में लिए बस एक सवाल लेकर खड़े रह जाते हैं, आज काम क्यों नहीं होगा। नाम सुधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए रोज यहां भीड़ उमड़ती है, लेकिन शनिवार आते ही यह पूरी प्रक्रिया जैसे एक दिन के लिए थम सी जाती है। खास बात यह है कि कई लोगों को पहले से यह जानकारी नहीं होती कि शनिवार को सेवा बंद रहती है, क्योंकि वहां कोई स्पष्ट सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। दूर दराज से आए छात्र और आम नागरिक जब बंद दरवाजा देखते हैं तो उनकी उम्मीदें वहीं कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर ही बैठ जाती है। कुछ लोग हैरान, कुछ नाराज और कई लोग बिना काम कराए ही वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शनिवार को सीमित समय के लिए भी सेवा चालू रखी जाए या कम से कम साफ साफ सूचना लगा दी जाए तो लोगों की परेशानी काफी कम हो सकती है। हाँ, वो डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसी को सुधरवाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद क्या? या कुछ नहीं हो, अब तो जाना पड़ेगा वापस। क्यों जाना पड़ेगा? क्या चीज? क्यों जाना पड़ेगा? ये तो बंद है ना, आधार कार्ड सुधरवाने के लिए आए थे तो काउंटर। और आज आपको पता है क्या आज के दिन बंद होता है? नहीं पता क्यों बनती है, तो जबकि आज तो चालू रहना चाहिए। हाँ, कितना दूर से आया हुआ, क्या इस तरह की परेशानी हो रही है? अरे कुछ फॉर्म भरे हैं तो उसमें दिक्कत जा रहा है ना, डेट ऑफ बर्थ के कारण। राजनांदगांव में भगवान परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। ब्राह्मण नवयुवक मंडल द्वारा शहर में भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी चौक स्थित रामायण प्रचारक समिति से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। रैली के दौरान जय परशुराम के गगनभेदी नारों से पूरा शहर गूंज उठा और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। हाथों में भगवा ध्वज लिए युवा पूरे जोश और ऊर्जा के साथ रैली में शामिल हुए। रैली का उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता, संस्कार और एकता का संदेश देना रहा। जगह जगह स्वागत मंच बनाकर रैली का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, जिससे आयोजन और भी भव्य नजर आया। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान परशुराम जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंत में उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाएं। यहाँ पर सर्व ब्राह्मण समाज नवयुवक मंडल के द्वारा
आज परशुराम जयंती की संध्या के पूर्व, एक दिन पूर्व यहाँ पर बाइक रैली निकाली जा रही है। इसके सद्भावनापूर्ण व्यवहार है। ये हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी, उन्हीं की याद में ये रैली निकाली जाती है, जिससे क्या है कि रैली एक माध्यम है। इससे क्या है, हमारा समाज एकजुट रहता है। एकजुट बनाए रखने के लिए ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ताकि सभी प्रकार के ब्राह्मण जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो सकें और वो कार्यक्रम में शरीक होकर के कार्यक्रम को बता सके। इससे क्या है कि हमारा समाज एकजुट रहता है। ये हमारा एक मूल उद्देश्य है कि समाज को एकजुट रखने के लिए ही ये रैली का आयोजन किया जाता है और कल परशुराम भगवान की जयंती मनाई जाएगी। परशुराम जयंती की पूर्व संध्या में आज राजनांदगांव के गांधी चौक में स्थित श्री रामायण प्रचारक समिति के पास जितने भी ब्राह्मण नवयुवक मंडल के लोग हैं वो सारे लोग आज मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। आपको इस यात्रा के बारे में बता दें कि सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा हर वर्ष ये यात्रा निकाली जाती है और बहुत ही भावपूर्ण भगवान श्री परशुराम जी की जन्मोत्सव को लेकर के ये यात्रा निकाली जाती है। अभी हमारे साथ में धर्म प्रेमी बंधु लोग मौजूद है। भैया, किस तरीके की यात्रा रहती है, कितने सालों से निकाली जा रही है? ये यात्रा हम पिछले 4 वर्ष से निकाल रहे हैं नवयुवक मंडल के तरफ से, है ना। और परशुराम जी की अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी की जयंती रहती है। उस उपलक्ष्य में अपन एक दिन पूर्व संध्या को बाइक रैली पूरे शहर में निकालते हैं। आ करके फिर रामायण प्रचारक समिति में वापस इसका रखते होता है, फिर पूजा पाठ किया जाता है। लगभग कैसे किस तरीके से परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं, एक समाज और धर्म के बंधन पर यहाँ पर समावेश होते हुए नजर आते हैं? सभी एक साथ मिलकर परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर ये नवयुवक मंडल, ब्राह्मण नवयुवक मंडल के द्वारा ये रैली निकाली जाती है। 4था वर्ष है और बहुत भव्य तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। हमारे सब छोटे भाई लोग के द्वारा ये आयोजन किया जाता है और सभी हर्षोल्लास के जरिए भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा को निकालते हैं और इसे बहुत भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को मनाते भी है। ये इस तरीके के सामाजिक और धार्मिक जो आयोजन होते हैं, इसको लेकर के क्या उद्देश्य समाज में जाता है? देखिए, उद्देश्य तो सबसे पहले हम परशुराम भक्त हैं और परशुराम जी जन्मोत्सव पूर्व संध्या पे इस आयोजन को रखा गया है नवयुवक मंडल ब्राह्मण समाज के द्वारा। और ये कुल मिला के जो है धार्मिक जो है सद्भाव, आपसी भाईचारा और सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा इसका जो है एक आयोजन किया जा रहा है। और विगत 4 वर्षों से जो है ये यात्रा निकाली जा रही है और यही है कि आज शोभा यात्रा का मतलब पूर्व संध्या पूर्व बाइक रैली है। कल गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा जो एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और परशुराम जी जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस तरीके के आयोजन जो है वो समाज में किस रूप लेकर के जाता है और किस तरीके से समाज में आपसी सद्भावनाएं बनी रहती है? हमारा उद्देश्य वही है कि हमारे इष्ट देव जो हैं परशुराम जी की पूजा करना और सभी लोगों को एकत्रित करने का उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम को करते हैं। समाज के प्रति क्या कहना चाहिए? समाज के प्रति यही है कि युवा वर्ग काफ़ी उत्साहित है, साथ में वरिष्ठों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से भव्य आयोजन 4था वर्ष है, काफ़ी भव्यता बढ़ते जा रही है। बीते 3 वर्ष से लगातार ये आयोजन किया जा रहा है और बता दें कि ये 4था वर्ष है। 4था वर्ष भी एक भव्य रूप ले चुका है और जितने भी ब्राह्मण नवयुवक मंडल के लोग हैं वो तमाम लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं और भगवान के नारों के साथ में मोटरसाइकिल रैली पर निकल पड़े हैं। साथ ही लोगों की भावनाएं यहाँ पर धार्मिक आस्थाएं जो है वो जुड़ते हुए नजर में आ रही है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।